हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपने न्यूज़ चैनल तो ज़रूर देखे होंगे और आपको लगा होगा बस हो गया कब्जा, लाहौर पर भी, इस्लामाबाद पर भी, और भारत ने दनादन दागे हैं रॉकेट। लेकिन ये सब हो रही थी फर्जी रिपोर्टिंग। खैर, सेना ने लगातार दूसरी बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंडियन मीडिया की जग हसाई हो रही है। भारत सरकार ने भी अल्टीमेटम दिया है। लोग मीम्स बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन गोदी मीडिया है कि मानती ही नहीं। खैर, गोदी मीडिया को छोड़िए, आज इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने संयुक्त रूप से दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवादियों से है। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपने पर मान लिया। उन्होंने कहा, कल हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जॉइंट ऑपरेशन डिटेल ब्रीफिंग हुई थी, यानी 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आर्मी ने खुद बताया था, एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला था। आगे उन्होंने कहा, हमने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान सेना ने दखल अंदाजी की, हमने उसका जवाब दिया है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ थी। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तान की सेना खुद स्वयं जिम्मेदार है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में ये महत्वपूर्ण बात बताई है जो शायद गोदी मीडिया के एंकर तरह तरह के गोले फेंक रहे थे, मगर उन्होंने इस तरह की बातें नहीं बताई होंगी। चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल भी शामिल थी जो पाकिस्तान ने भारत पर दागी थी। सोचिए, चीन ने ऐलान तो कर ही दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उसने मिसाइल तक दे डाली। इन मिसाइलों में लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, यूएवी भी शामिल थे, यानी अनमैन्ड व्हीकल। चीनी ओरिजिन के कुछ ड्रोन भी शामिल थे। उसके अलावा कॉप्स भी कुछ शामिल हुए थे। ये दावा किया है एयर मार्शल ए.के. भारती ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस सबको मार गिराया है। खैर, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल
आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down
by our trained crew and air defense systems. चलिए, आपने सुना कि एयर मार्शल A.K. भारती ने क्या बताया। अब आता हूं मैं वाइस एडमिरल पर। उन्होंने कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल है और नए मिशन के लिए तैयार है। यानी हमारी आर्मी ये भी संदेश दे रही है कि पाकिस्तान सीज फायर का यदि उल्लंघन करता रहेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए आर्मी पूरी तरह तैयार है। भले ही बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लेकिन ये ऑपरेशन आर्मी का है और आर्मी को ही कर देना चाहिए। मगर आप देखिए, बीजेपी भी सेना की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई का श्रेय लेने में जुटी हुई है। एडमिरल A.N. प्रमोद आगे कहते हैं, नौसेना सर्विलांस डिटेक्शन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट दिए थे। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना था। समझिए, जो उधर से रॉकेट आ रहे थे उनको निष्क्रिय तुरंत, कोई टाइम नहीं दिया। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल, एयरक्राफ्ट की जानकारी भी दी गई। ये एडवांस रडार के जरिए सब कुछ हुआ है। हमारे पायलट रात और दिन में ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is, air, surface, and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection, and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The carrier battle group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the carrier battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident,
by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdo Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations. पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हर तरीके से तैयार है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन लेने के लिए थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कोई भी मूवमेंट होगा तो 100 किलोमीटर के आसपास आने का मौका हमने कई सालों से नहीं दिया है। ये दावा है वाइस एडमिरल AN प्रमोद का। उसके बाद बात होती है तनावपूर्ण माहौल की, लेकिन शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात रखी गई है सेना की तरफ से, लगातार जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है चैनलों की तरफ से, उसको दूर करने की कोशिश है। सीज फायर हो चुका है। दावा ये भी किया गया कि 10 मई को 5 बजे सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं माना और उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। कई जगह से खबरें आई कि उसने अटैक किए हैं, लेकिन भारत ने अटैक रोके हैं, जवाबी कार्रवाई में अटैक नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्रिकेट के माध्यम से पूरी बात बताई कि एयर मार्शल AK भारती ने अपनी शुरुआत करी
भय बिनु होए ना प्रीत। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात चौपाई के माध्यम से कह दी। खैर, भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और सूत्रों के हवाले से ना जाने क्या क्या खबरें छप रही हैं और टीवी चैनलों पर चल रही हैं। खबर वही जो खुद सरकार बताए या फिर आर्मी बताए। युद्ध की हालात हैं, हालात बन रहे थे, सीज फायर हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और खुद ही सिरे ले डाला। खैर, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे और हो सकता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बनी युद्ध जैसी स्थिति को लेकर ही बात करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।